नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। यूपी पीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाएंगे टेस्ट संख्या 10 को। और आपको ये टेस्ट सीरीज थोड़ी भी हेल्पफुल अगर लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रश्न संख्या 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से पृथक स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल सही बात है ये। वैध तरीके से विवाद का समाधान न्यायपालिका का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल सही। न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य न्याय प्रदान करना है। ये भी सही, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में की गई थी। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले जज कौन थे हमारे? पहले इन पे। सही बात है। ये उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। तो ये ऑप्शन हमारा गलती हो गया। और कहाँ कहाँ पर की गई थी ये स्थापना हमारी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए गए थे कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था हमारा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट हुआ था हमारा पहले स्थापित। ओके, तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारत की न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के लिए वैधानिक कानून का निर्माण करती है। नहीं, कानून का निर्माण करने वाली हमारी संसद है, ये उसको व्याख्या करती है और उसको पालन एक तरीके से करवाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत पदानुक्रम में शीर्ष पर है। तो भाई ये वाला सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं क्या लिखा है। इंग्लैंड में संवैधानिक प्रणाली संसदीय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है। ओके, सही बात है ये। भारत में संसदीय संप्रभुता निरपेक्ष है। तो भाई निरपेक्ष नहीं है भाई भारत की। आप एक बात तो बताओ, जब कोई कानून बनता है संसद द्वारा तो क्या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में जाके? तो भाई किया जा सकता है, उसकी संवैधानिक जांच भी हो सकती है, बट सर्वोपरि हमारा संविधान है। ओके, तो इसमें हो गया ओनली ए करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 5 में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करती है। सही बात। इसकी अवधारणा मूल रूप से भारत में उत्पन्न और विकसित हुई है नहीं। न्यायिक सक्रियता का जो हमारा सिद्धांत है, ये जो भी अवधारणा है, ये हमारी यूएसए से ली गई थी। ओके, इंडिया वालों का अपना काफी कमी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भाई प्रश्न संख्या 6 में दिया है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के माध्यम से केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। नहीं भाई, सर्वोच्च न्यायालय प्लस हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय दोनों में निहित है। और दूसरा पॉइंट यह है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा शक्ति को संविधान के मूल ढांचे में स्पष्ट किया है। ये बात सही है, तो इसका आंसर होगा ए असत्य आर सत्य। आगे बढ़ते हैं। 7वें में दिया गया है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है भाई ये। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है, इसमें दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, भारतीय न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ये भी सही है। सबसे बड़ी संरक्षणकर्ता हमारी न्यायालय ही है। जनहित याचिका PIL, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, भगवती चरण जी करके थे, उनके वे जनक कहे जाते हैं जनहित याचिका के। इस शब्द की उत्पत्ति अमेरिकी न्यायशास्त्र से हुई। सही बात है भाई, यह एक अतिरिक्त न्यायिक उपाय है जो लोगों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता करती है। यह न्यायिक सक्रियता का एक भाग है जो न्यायिक प्रक्रिया के अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि जो पीड़ित होता है उसकी साइड से भी कोई उसका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश हो सकता है जनहित याचिका के थ्रू। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में लिया है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अध्याय 1 में किसका जिक्र है? इसमें भाग 5 के संदर्भ में सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अध्याय 1 में आएगी हमारी कार्यपालिका यानी कि 2, और अध्याय 2 में आएगी हमारी संसद यानी कि फर्स्ट। अध्याय 3 में आएगी हमारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ यानी कि 2, और आखिरी में बचा 4, इसमें संघीय न्यायपालिका आएगी यानी कि 4 1 2 3। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित भारत में संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में
जाना जाता है। ओके, तो बात तो भाई सही है हमारी। ये 28 जनवरी 1952 को इसकी पहली आधिकारिक बैठक हुई थी। तो भाई हमारी इसकी आधिकारिक बैठक हुई थी 1950 में हुई थी। ओके, और भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। ओके, तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। इसमें देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मूल क्षेत्राधिकार हमारे आते हैं भाई 131 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है हमारा 133 में, यानी कि 4। और सलाहकार क्षेत्राधिकार आता है हमारा 143 में, सॉरी यहाँ 143 में दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और अंतर्निहित क्षेत्राधिकार आएगा हमारा 136 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। किसमें है? 3421। 3421 का है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? राज्य न्यायपालिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। सही बात है भाई। ये भारतीय संविधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये भी बात सही है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है भाई? ये होता है आर्टिकल 231 के तहत। तो इसमें दोनों सही है हमारे। तो भाई अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताना है। 233 से 37 के अंतर्गत संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, सही है। संबंधित राज्य का विधानमंडल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भाई नहीं, राज्यपाल करता है। ओके, और जो इसके नीचे के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के सहायता से। ओके, दूसरा इनकरेक्ट हो गया, ओनली 1 करेक्ट। 15 में जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। राज्य के लिए उच्च न्यायालय 214 में, सही है ये। उच्च न्यायालय का विलेख के रूप में कार्य करना 215, और सुप्रीम कोर्ट का था 129 में। ओके, उच्च न्यायालय का गठन 216 में, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालयों पर लागू होना, भाई ये 217 में, भाई ये है 218 में। ओके, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 16। भारत संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना किस रूप में की गई है? तो देखते हैं भाई, रूप देख लेते हैं। एक संघीय न्यायालय, सही। भारत में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही। भारत में संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, वो भी सही। भारत के संविधान की अंतिम व्याख्याता, ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें। 17 में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल सही है भाई। ये 124 से 147 तक। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या विनियमित करने के अधिकार है, भाई राष्ट्रपति को नहीं है, ये हमारी संसद को अधिकार है। ओके, इनकरेक्ट हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 निर्धारित थी। तो भाई बात तो सही है, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 7 अन्य सदस्य। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कुल संख्या 34 है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो गए इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है, भाई संसद द्वारा नहीं की जाती, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, ये सही है। इसमें ओनली ए करेक्ट, केवल 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई ये नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या क्या है? योग्यताएं देख लेते हैं हम। भारत का नागरिक हो, सही बात। और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ये भी सही। न्यूनतम आयु भाई 30 वर्ष नहीं होती, क्योंकि वह न्यूनतम आयु कहीं निर्धारित है ही नहीं। ओके, तो उसकी अहर्ता एक बार देख लेते हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए। वो किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। या फिर उसने उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वो बेवकील रहा हो। ओके, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, यानी 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। 22 में लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। तो सही बात है भाई, ये भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की शपथ प्रतिज्ञा पाठ किया गया है। तो भाई अनुसूची 3 है ही पूरी शपथ के लिए, जो मेन हमारे सारे अधिकारी लोग हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं को निर्धारित करता है। तो भाई ये बात तो सही होगी हमारी। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में किसी भी परिस्थिति में उनके कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती।
तो भाई परिस्थिति में मान लो आपातकाल हो गया, भाई तब तो कटौती करनी पड़ेगी ना। आपातकाल होगा, मान लो वित्तीय आपातकाल होगा 360 के तहत, तो कटौती करनी पड़ेगी। बट 125 दो में हमारा लिखा गया है कि कटौती नहीं होगी, बट अगर आपातकाल होगा 360 के तहत तो कटौती हो जाएगी उनके वेतन में। तो इसका आंसर होगा ओनली 1, यानी कि सी करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। तो भाई ऐसे कार्यकाल तो कुछ निश्चित रूप से निर्धारित है नहीं संविधान के अंदर, तो ऑप्शन गलत हो गया। यह 65 वर्ष की आयु होने तक पद पर रह सकते हैं। हाँ, ये वाला सही है। आयु का तो जिक्र है बट कार्यकाल का जिक्र नहीं है। वह राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद के त्याग दे सकता है, ये बात भी सही है। तो इसमें केवल 2 करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 25। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भाई ये सही है बात हमारी। कुछ कुछ महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसमें अप्लाई होती है और विशेष बहुमत चाहिए भाई संसद में इसमें, इसको पारित होने के लिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण। तो भाई ये रोंग हो जाएगा। राष्ट्रपति सिर्फ हटा हटाने का आदेश दे सकते हैं और शपथ वगैरह दिलाते हैं, प्रसाद पर्यंत नहीं पद धारण करते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई 26 में दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कथन बताने हैं। तो पहला कथन है इसमें, इस हेतु निष्कासन प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, इस हेतु स्वीकृत प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से, नहीं भाई ऊपर बताया था ना आपको, विशेष बहुमत से, 2/3 वाला विशेष बहुमत से पारित। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए, बी हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा सही भाई, 126 में किया गया है कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट के। इसकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करता है। तो भाई बात तो सही है ये भी। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश हमारे आते किस में है, ये आते हैं हमारे आर्टिकल 127 के तहत। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज, वे हमारे तदर्थ न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, तो यानी कि सी सही हो जाएगा। 29 में देख लेते हैं, अनुच्छेद 128 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की शर्त के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो भाई ये कर सकते हैं राष्ट्रपति और संबंधित न्यायाधीश की सहमति से। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला पढ़ते हैं। 30 में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी फैसले बहुमत से होते हैं, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय खुली अदालत में सुनाए जाते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता है? तो भाई ये है हमारी केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। अंतरराज्य जल विवाद हमारा संसद के पास है। 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। और वित्त आयोग संदर्भ वाले मामले सारे संसद के पास है, तो ये भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो 1 और 3 ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय संविधान के में सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। ये प्रावधान किया गया है हमारा, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें और अपनी अवमानना में दंड देने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और भारत की आकस्मिक निधि में वह नहीं, संचित निधि। ओके, तो इसको हो जाएगा 134, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 33 में दिया है अभिकथन और कारण बताने हैं। तो इसमें 33 में होएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय को पीड़ित नागरिक को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही भाई। सर्वोच्च न्यायालय हमारा सबसे बड़ा संरक्षण करता है मौलिक अधिकारों का। सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार मौलिक एवं अनन्य है। तो भाई अनन्य का मतलब होगा कि भाई बस सुप्रीम कोर्ट ही हमारा रिट जारी कर सकता है, बट कर तो हमारा हाई कोर्ट भी सकता है ना, आर्टिकल 226 के तहत। ओके, और सुप्रीम कोर्ट करता है हमारा आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी। तो अनन्य का मतलब हो गया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही, भाई एचसी भी करता है, तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया। तो ए सही, आर गलत।
34 में देख लेते हैं, निम्नलिखित न्यायिक वादों को कालक्रमानुसार लगाते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, सॉरी राजस्थान राज्य, ये आया था हमारा 1997। मोहम्मद अहमद खान बनाम शहनाबाद बेगम वाला ये केस आपका शायद 1985 के करीब आया था। और की होतो हुल्लोन बनाम चालीनुल, ये आया था हमारा 1992। ओके, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ का मामला आया था हमारा 2011 में आया था। तो अब इनको क्रोनोलॉजी लगा लेते हैं। सबसे पहले आया था हमारा टू किस में है भाई, सी और ए में। उसके बाद आया है हमारा 3, तो 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2314। अरुणा वाला रामचंद्र वाला सबसे लास्ट में आया है और विशाखा वाला मोहम्मदन वाला सबसे पहले आया है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील की जा सकती है। बिल्कुल सही। उपयुक्त प्रकार की अपीलें केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। नहीं भाई, ये संवैधानिक तक सीमित नहीं है। ये मान लो इसमें हमारी फौजदारी वाले वाद आएंगे सारे, दीवानी वाले भी आएंगे और टैक्स से रिलेटेड जितने वाद है वे भी आ जाएंगे, और कर श्रम ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 36। भारतीय संविधान अनुच्छेद 144 भारत के राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। सही बात है। उपयुक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए केवल सलाहकारी है। ये भी सही है, सलाह ही दे सकता है वो सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 37 में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। तो भाई ये ऑप्शन हमारा सी एकदम सही हो गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और अभिलेख न्यायालय मैंने आपको बताया था कौन से आर्टिकल में आता है, याद है आर्टिकल 129 के तहत। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। दोनों सही होगा, स्पष्टीकरण भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38। तो न्यायिक वादों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बेरू बारी यूनियनवाद, ए.के. गोपाल बनाम मद्रास राज्यवाद, गोलकनाथ। अब देखो आपको गोलकनाथ और शंकरी प्रसाद ये तो याद होनी चाहिए भाई। तो गोलकनाथ वाला कब आया था हमारा 1967 में। ओके, और बेरुवारी यूनियन बनाम ये हमारा 1960 में आया था, और शंकर वाला आया था हमारा 1951 में। तो सबसे पहले हमारा शंकर वाला ही आया था, और गोपालन हमारा 1980। माफ कीजिएगा, ये आया था हमारा 1900 गोपालन वाला 1950 में आया था। ओके, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन आया था, 2 यानी कि पी और डी में से आ गया। उसके बाद आया था 1950 1951 4 शंकरी प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2413। आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, यह कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और सभी नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखता है। सही बात बिल्कुल। यह संविधान के अंतिम संरक्षण के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही भाई। 32 जो जारी कर सकता है आम आदमी। तो दोनों सही है इसमें। 40 में न्यायालयों की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, इसका अर्थ है किसी भी ऐसे कार्य और निष्क्रियता से है जो किसी भी तरह से न्यायालय के कामकाज को बाधित करता है। बिल्कुल सही। अवमानना, भारत में इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। 41 में दिया है, भारत संविधान के 5 में उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान है। तो भाई उच्च न्यायालयों से रिलेटेड हमारे 6 में है, 5 में तो हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, सी। किसी व्यक्ति के लिए भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, सही बात है भाई। दूसरा दिया है, उसने केवल संबंधित राज्य में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। भाई केवल संबंधित राज्य में नहीं, भाई कहीं पे भी किया हो, 10 वर्ष का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक ऑप्शन गलत हो गया। उसे राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। भाई उच्च न्यायालय के लिए
उच्च न्यायालय के यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? यह है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की कोई न्यायाधीश किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपने पद को त्याग पत्र दे सकता है? ये दे सकता है भाई हमारे भारत के राष्ट्रपति को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई पहला देख लेते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की 30 अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं। तो भाई इसमें राष्ट्रपति के समक्ष नहीं शपथ लेते, वे लेते हैं राज्यपाल के समक्ष शपथ। ओके, तो गलत हो गया। उनके वेतन और भत्ते तो होते हैं भाई राज्य की समेकित निधि से, बट पेंशन हमारी केंद्र के द्वारा, जो केंद्र की समेकित कोष है वहां पर आरोपित होते हैं। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसके प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं? तो भाई ये रिट जारी कर सकते हैं केवल मौलिक अधिकार सही और केवल कानूनी अधिकार दोनों के लिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिए गए हैं हमारे, यह अनिवार्यतः एक अपीलीय न्यायालय है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल सही। यह निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अभियुक्त की सजा कम कर सकता है और उसे बरी भी कर सकता है। ये भी बात सही है, तो दोनों सही हो गए इसमें। आगे बढ़ते हैं। 48 में दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युक्त सुमेलित नहीं है? 227 हमारे, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति है। सही है भाई, ये नहीं है पूछा है, जो सुमेलित नहीं है। कुछ मामले में उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण 228, ये भी सही है। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी का व्यय, 229 व्यय। और 230 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। भाई ये तो हमारे 231 के तहत होता है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना, दो या दो से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 49 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो अब थोड़ा सा इनके ईयर देख लेते हैं। तो भाई मद्रास वाले की स्थापना हुई थी 1862 में, और हमारे इलाहाबाद की हुई थी 1866 में। कलकत्ता वाले की हुई थी 1862 में, और बम्बई वाले की भी हमारे 1862 में हुई थी। इन तीनों की तो एक साथ हुई थी ना, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। इलाहाबाद की बाद में हुई थी 1866 में। किसकी स्थापना? हाई कोर्ट की स्थापना चल रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों को उनके स्थान, वर्ष और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भाई इसमें पटना की हुई थी सबसे पहले 1916 में। ओके, कर्नाटक की हुई थी इसमें 1884, और उड़ीसा की हुई थी इसमें 1948, मतलब स्वतंत्रता के बाद ही। और गुवाहाटी हुई थी इसमें 1948 में ही हुई थी ये भी। तो भाई इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, 2 पहले आएगा और 1। तो एक ही ऑप्शन में है, 2 1 पहले और 4 3। 51 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय भाई कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था हमारा 1966 में। ओके, हिमाचल प्रदेश हुआ था हमारा 1971 में, और छत्तीसगढ़ हुआ था हमारा 2000 में, और सिक्किम हुआ था हमारा 1975 में। ये आप ध्यान से देखो, जब से इनके गठन वर्ष है इन राज्यों के, तभी इनके हाईकोर्टों की स्थापना हुई थी उसी वर्ष। तो पंजाब वाले का 1966 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का 1971 2 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का 2001 हो जाएगा, और सिक्किम का 4 3 2 1 4। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। 52 में प्रावधान और संबंधित अनुच्छेद बताने हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। तो भाई इसमें बताने हैं कितने खतन सही है। हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ। तो भाई शपथ तो हमारी पता ही है आपको, 219। ओके, स्थायी न्यायाधीशों बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, ये हुई थी हमारी 220 के तहत। ओके, तो भाई 218 में क्या हुआ था हमारा?
जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रावधान है वे हमारे हाई कोर्ट पर भी एप्लीकेबल होंगे। ओके, सीधे तौर पर। तो 219 में हमारा क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ हो जाएगी। 18 में सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब प्रावधान है वे हाई कोर्ट में एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जी 20 में हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस वाला। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते 221, ये वाला करेक्ट है। 2 इनकरेक्ट हो गए, यानी कि केवल एक कथन सही है। 53 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह है हमारे अनुच्छेद 224। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से वर्ष 1868 में आगरा में स्थापित किया गया था। तो भाई गलत है ये तो। इलाहाबाद तो वैसे 1866 में किया गया था और इलाहाबाद में ही किया गया था। वर्ष 1869 में इसे इलाहाबाद प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया था। ये वाला सही है, तो इसका होगा ओनली 2 करेक्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश को कालक्रमानुसार लगाइए। तो भाई देख लेते हैं। ऑर्थर स्ट्राइची आए थे हमारे 1896 के आसपास। विलियम कॉमर पथ राम 1884। हेनरी रोज रिचर्डसन ये 1911 में आए थे हमारे, जब दिल्ली दरबार लगा था। इकबाल अहमद 1941। तो अब देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मनुलाल चुन्नीलाल देसाई, विधु भूषण मलिक, नसरुल्ला बेग और ओएच मूथाम। अब देख लेते हैं मनुलाल कब आए थे। ये आए थे हमारे 1961 के करीब। विधु जी आए थे 1947। नसरुल्ला बेग आए थे हमारे 1966। और ओएच मूथाम आए थे हमारे 1955। तो ये होगा हमारा 2 आएगा पहले, उसके बाद आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर 1 और फिर 3। भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है। बिल्कुल सही। मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। ये भी सही। मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकालीन कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। ये भी सही। तो तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 7 भारत में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद उल्लिखित है। तो भाई हमारे अधीनस्थ न्यायालय हमारे 6 में है भाग। गलत हो गया। अधीनस्थ न्यायालय नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच के प्राथमिक बिंदु है। बिल्कुल सही। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये ऊपर बताया था। उनकी नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई होनी चाहिए। ये भी सही है। तो दोनों करेक्ट होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई इसमें यह अनुच्छेद राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। इसके अनुसार राज्यपाल संबंधित राज्य की विधायिका को परामर्श कर इन नियुक्तियों को संपन्न करते हैं। भाई इसमें विधायिका से परामर्श नहीं लेते हैं, ये हाई कोर्ट से परामर्श लेते हैं। ओके, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसके पास निहित है। तो भाई ये निहित है हमारा राज्य के उच्च न्यायालय के संबंधित जो भी राज्य होगा उसके हाई कोर्ट के पास। 62 में भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद सम्मिलित है। ये पद सम्मिलित है भाई हमारा संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, चारों के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक सेवा को परिभाषा की गई है। ये की गई है भाई हमारे 236 के तहत। आगे बढ़ते हैं। संघीय न्यायपालिका सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ये की गई है हमारी अनुच्छेद 124। न्यायाधीशों के वेतन ये 125। तदर्थ न्यायाधीश हुआ था हमारा 127 और कार्यवाहक 126। तो कौन हो जाएगी इसमें हमारे 3
1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक यानी कि 4, 129 अभिलेख न्यायालय यानी कि 3, 130 स्थान हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि 2 और 131 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारक क्षेत्र यानी कि 1 यानी कि 4321 ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है? अपीलीय क्षेत्राधिकार तो भाई ये है हमारा अनुच्छेद 134 में है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग्म देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारक क्षेत्र का विस्तार अनुच्छेद 137 और दूसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति अनुच्छेद 138। तो भाई अधिकारक क्षेत्र हमारा 138 में है ना कि 137 में। गलत। और सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति हमारी 138 में ना होकर 140, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? ये होने चाहिए भाई 5। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 145। हालांकि इसमें 5 से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम आपका केस था 1973 वाला, उसमें हमारे कितने न्यायाधीश थे? 13। और उसमें वोटिंग परसेंटेज हुआ था 7-6 से। ओके, मूल संरचना वाला संविधान। 69 में देखते क्या लिखा है? अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल भारतीय संविधान में नहीं थे। सही बात है भाई। ये इनको हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। तो भाई 323 बी हमारा प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित नहीं है, ये है हमारा अन्य मामलों से रिलेटेड। प्रशासनिक अधिकरणों से हमारा 323 ए रिलेटेड। ओके, तो ये दो इनकरेक्ट हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 70 दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण की स्थापना भारतीय संसद राज्य विधानमंडल, तो दोनों करेक्ट है इसमें। 71 में दिया है सशस्त्र बल अधिकरण के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला दिया है यह भारत का एक सैन्य अधिकरण संवैधानिक निकाय है। भाई संवैधानिक नहीं है, ये है हमारा वैधानिक, जो विधि को चलाने के लिए बनाया जाए। ओके, इसकी स्थापना सशस्त्र बल अधिनियम 2007 के तहत की गई, ये सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 72 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सन 2008 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। भाई सांविधिक निकाय के रूप में तो की गई थी, बट 2010 में की गई थी। ओके, तो ये गलत हो गया। इसकी चार क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित है, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। इन्हीं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया था, तो भाई ये बात तो सही है। और इसमें शायद से अनुच्छेद 3(1) के तहत किया गया था। ये न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तो भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, कोई बाध्य नहीं है। तीसरा है इन्हें केवल निर्धारित दीवानी के सामान्य मामलों में सुनवाई करने के लिए कुछ शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए नहीं। भाई इनको फुल अधिकार प्रदान है। ये राज्य सरकारों द्वारा जो हमारी पंचायत है उनके जो निकट पंचायतें वगैरह होती हैं उनमें ये ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं, ताकि लोगों को शहर दूर ना जाना पड़े अपने केसेस के लिए, भाई उनका निपटारण पास ही हो जाए। तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 74 में दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष पारिवारिक न्यायालय की अधिनियम लागू किया गया था? यो किया गया था हमारा 1984। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? एम पंतजलि शास्त्री ये भी रहे हैं, मेहर चंद महाजन, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और कैलाश नाथ वाचू ये भी हमारे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चारों। तो आज का टेस्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इन टेस्ट को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस।
और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।